आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस होता क्या है ना। एक कन्वेंशनल होता है, एक अनकन्वेंशनल होता है। कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में जो अभी तक हम लोग जितना भी टॉपिक पढ़े हैं, चाहे वो लेथ मशीन के ऊपर जब हम लोग वर्क पीस को काटते हैं, मिलिंग मशीन के ऊपर, ड्रिलिंग मशीन के ऊपर, गियर कटिंग ऑपरेशन, ग्राइंडिंग ऑपरेशंस, ये सब टोटली का टोटली क्या है, एक कन्वेंशनल टाइप ऑफ मशीनिंग है। कन्वेंशनल टाइप ऑफ मशीनिंग में होता क्या है कि हमारा एक वर्क पीस होता है और इसमें टूल होता है ना। हम लोग इसमें टूल को सेट करते हैं, कटिंग टूल को। और ये कटिंग टूल क्या करता है कि इसको बाय शियर एक्शन से, ये क्योंकि जब ये या तो वर्क पीस रोटेट करती है मशीन के ऊपर, जैसे लेथ मशीन है तो वर्क पीस रोटेट करता है और टूल के पास एक्सियल मूवमेंट होती है और वो कटिंग करता है। और वही अगर मिलिंग मशीन में जाते हैं, वहां पर कटर रोटेट करते रहता है। तो ये कोई भी प्रोसेस हो जिसमें टूल जो है वर्क पीस को जो काटती है, जब ये टूल इस वर्क पीस के कांटेक्ट में आएगा तो इसका शार्पनेस होने के कारण, इसके पास कटिंग एज होने के कारण ये वर्क पीस को क्या करता है, पहले तो इसको शियर एक्शन करता है। तो शियर एक्शन ये तभी होगा जब मटेरियल फर्स्ट वर्क पीस जो है, वर्क पीस का जो मटेरियल है वो फर्स्ट डिफॉर्म करेगा अपने यील्ड पॉइंट तक, है ना। जब यील्ड लिमिट से भी ज्यादा स्ट्रेस टूल के द्वारा लगा दिया जाता है वर्क पीस पर, तब जो है वहां पर चिप बनना स्टार्ट हो जाता है ना। तो इस तरह से वहां पर वर्क पीस का क्या हो गया, शियर हो गया। यहाँ पर जो मटेरियल है जो चिप के रूप में रिमूव हो रहा है वर्क पीस से, वो शियर स्ट्रेस की वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई कि उसके यील्ड लिमिट से पार कर गया। तो फिर वो मटेरियल जो है वहां से वो ब्रेक करता है, उसका जो एटम्स मॉलिक्यूल्स है वो अपने जो पोजीशन है वहां से वो ब्रेक करता है और फाइनली वो चिप के फॉर्म में वो रिमूव होता है। तो इस तरह से बाय शियर एक्शन से जो वर्क पीस का हम लोग मशीनिंग करते हैं जिसमें चिप रिमूव होता है, तो ये सब प्रोसेस एक कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है। लेकिन ये जो शियर एक्शन है ये तो मतलब उन सब मटेरियल के लिए सुटेबल होता है जो मटेरियल जनरली कुछ सॉफ्ट हो, है ना, और जिसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो। तो उस सब वैसे वैसे मटेरियल को कटिंग टूल जो है वो आसानी से कट कर लेता है। लेकिन यही वर्क पीस अगर काफी हार्ड मटेरियल हो जाए, काफी हाई मतलब हार्डनेस वैल्यू इसकी हाई हो जाए, हीट रेजिस्टेंस इसकी काफी ज्यादा हो जाए, है ना, उसके बाद इसका अगर शियर स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा हो, जैसे अगर हम लोग बात करें टंगस्टन की, मोलिब्डेनम की, कोलंबियम की, तो ये सब एक ऐसा मटेरियल है, या जो भी टूल्स मटेरियल है वो सब क्या है, उसकी हार्डनेस वैल्यू काफी ज्यादा होती है, उसका हॉट हार्डनेस ज्यादा होता है, उसके पास हीट रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो फिर ऐसे मटेरियल को हम बाय कन्वेंशनल मेथड से अगर हम कटिंग करेंगे तो फिर टूल का बहुत ज्यादा लॉस होगा, वहां पर हमको फिर मशीनिंग कॉस्ट जो होगी वो इंक्रीज करेगा, है ना। क्योंकि टूल जो है वो काफी ज्यादा वियर करेगा, टूल लाइफ कम होगा जब हम लोग किसी हार्ड वर्क पीस को अगर हम बाय कन्वेंशनल मेथड से मशीनिंग करते हैं। तो एक तो टाइम कंज्यूमिंग होगा थोड़ा थोड़ा मटेरियल रिमूव होगा, उसके बाद जो है अब मटेरियल का अमाउंट भी कम रिमूव होगा और टूल का लॉसेज भी ज्यादा होगा। तो ये हमारे लिए बहुत महंगा साबित हो जाता है। तो इन्हीं सब चीजों को रिप्लेस करने के लिए, ऐसे ऐसे मटेरियल को मशीनिंग करने के लिए ही हम लोग का अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस यूज होता है। अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस एक ऐसा मशीनिंग प्रोसेस होता है जिस मशीनिंग करने में हमको बहुत ज्यादा कटिंग फोर्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अलग तरीका अपनाता है। अलग तरीका अपनाना मतलब हो गया कि ये बाय केमिकल रिएक्शन करके, है ना, उसके बाद या तो इलेक्ट्रोलिटिक डिस्प्लेसमेंट होकर के, या फिर
हम लोग कहते हैं कि मेटल का वेपराइजेशन हो जाता है, या मैकेनिकल एलिमेंट का कोरोजन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अंडर केमिकल एक्शन के थ्रू हम मशीनिंग प्रोसेस करते हैं, यानी जो भी वर्क पीस है यहाँ पर, इस वर्क पीस का जो हम कटिंग करते हैं या इसका मटेरियल को हम जो रिमूव करते हैं, वो बाय केमिकल रिएक्शन के थ्रू करते हैं, या मटेरियल का वेपराइजेशन हो जाता है, या फिर इसका इरोजन होता है। तो ये सब करने में हम लोग को कोई लार्ज कटिंग फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, न ही हमको बहुत ज्यादा टूल का वियर होता है। और इन मेथड से जो है काफी हार्ड हार्ड मेटल को जो है हम आसानी से मशीनिंग कर लेते हैं, यानी उसके मेटल को हम रिमूव कर लेते हैं। तो ये सब आसानी से हो जाता है अनकन्वेंशनल मेथड के थ्रू। साथ ही क्या है कि कभी कभी हम लोग को वर्क पीस में काफी कॉम्प्लेक्स शेप बनाने की जरूरत पड़ती है, तो बाय कन्वेंशनल मेथड से वो नहीं हो पाता है। तो वहां भी हम अनकन्वेंशनल मशीनिंग का यूज करके हम कॉम्प्लेक्स शेप, हायर एक्यूरेसी, सरफेस फिनिश, ये सब जो है मतलब हमें अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस से मिलती है। तो जो जनरल अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस जो अवेलेबल है, वो है क्या क्या, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग जिसको ईडीएम कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग जिसको ईसीएम कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग ईसीजी हो गया, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग यूएसएम, लेजर बीम मशीनिंग एलबीएम, केमिकल मशीनिंग सीएचएम, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग एडब्ल्यूजेएम, वाटर जेट मशीनिंग डब्ल्यूजेएम, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग पीएएम। ये सब क्या है, एक तरह का एक अनकन्वेंशनल टाइप का मशीनिंग प्रोसेस है। तो अब ऐसे क्वेश्चन आता है कि क्या हमारा अनकन्वेंशनल आ जाने से हम कन्वेंशनल को रिप्लेस कर देते हैं? तो नहीं, कन्वेंशनल जैसा है वो अब उसका अपना अलग महत्व है और अनकन्वेंशनल का अपना अलग महत्व है। जैसे कन्वेंशनल का जो है मेथड का यूज जनरली जो जो जहाँ सुटेबल होता है, जैसे जो सॉफ्ट मटेरियल को अगर हमें मशीनिंग करनी है तो फिर वहाँ पर कन्वेंशनल मेथड सुटेबल है, और वहाँ हम लोग हमारे पास डिफरेंट टाइप के टूल्स अवेलेबल है, तो हम उसमें जैसा चाहें तो उस तरह का डिजाइन कट कर सकते हैं। अनकन्वेंशनल थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि इसका जो सेटअप होता है से मतलब जो मशीन होती है अनकन्वेंशनल वाला, उसी का कॉस्ट ज्यादा होता है, और सेटअप सेटअप भी जो है तो इसका ज्यादा पड़ता है, और खास करके इसमें काफी स्किल ऑपरेटर की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें रिस्क भी होता है। जितना ये हमको आसानी से काम कर देता है अनकन्वेंशनल, उतनी ही इसमें रिस्क भी होती है। तो प्रिसाइजली हमारा मशीनिंग होने के लिए एक स्किलफुल ऑपरेटर का होना जरूरी है, इसीलिए दोनों मशीनिंग प्रोसेस का अपना अपना महत्व है। अनकन्वेंशनल का महत्व वहां पर बढ़ जाता है जहां पर हमको वर्क पीस अगर काफी ज्यादा हार्ड मटेरियल है, जो जनरल टूल से नहीं कटिंग हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वह मतलब उसका हीट रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, उसको हम पिघला भी नहीं सकते हैं, है ना। तो ये सब एक तरह का जो मटेरियल वर्क पीस होता है, तो उसको हम लोग सिंपली अनकन्वेंशनल मशीनिंग पे लाते हैं मशीन पर, और वहां पर हम लोग डिफरेंट मेथड से, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके, कोई इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके, है ना, या कोई एक अल्ट्रासोनिक मशीन का यूज करके, तो लेजर बीम का यूज करके, प्लाज्मा का यूज करके, कहीं ना कहीं हम उस हार्ड मटेरियल को मशीनिंग करने में हम सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें एक एक करके पढ़ते हैं। आप देखिए इसमें इससे का नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, अनकन्वेंशनल एक नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग भी है। इससे फायदा क्या है कि एक इस हाई स्ट्रेंथ एलॉय का आसानी से मशीनिंग हो जाता है, कॉम्प्लेक्स सरफेस का भी मशीनिंग कर लेते हैं, इससे हायर एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश मिलती है, और यहाँ पर डिफिकल्ट ज्योमेट्री जो मतलब कन्वेंशनल मशीनिंग से नहीं हो पाता है, वो अनकन्वेंशनल मशीनिंग से हम तैयार कर लेते हैं। तो उसमें से सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, है ना।
नाम ही है इसको ECM, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। ये जो मशीनिंग होता है वो कहीं ना कहीं हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो इसका ये सेटअप है इलेक्ट्रो मशीनिंग, केमिकल मशीनिंग का। ये वर्क पीस है। वर्क पीस जो है यहाँ पर कोई एक फिक्सर के ऊपर क्या कर देते हैं हम लोग, फिक्स कर देते हैं। यह फिक्सर है, फिक्सर के ऊपर फिक्स कर दिए। ये टूल है, ठीक है। और यहाँ पर वर्क पीस और ये टूल जो है, यानी कि इलेक्ट्रो केमिकल मशीनिंग में जो हम लोग सेटअप यूज करते हैं वो DC करंट, डायरेक्ट करंट का हम लोग यूज करते हैं। डायरेक्ट करंट में जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग वर्क पीस से जोड़ देते हैं, और जो निगेटिव पोल होता है उसको हम लोग टूल मटेरियल से जोड़ देते हैं। क्योंकि इरोजन जो होता है वो पॉजिटिव पोल का होता है, यानी पॉजिटिव पोल को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और निगेटिव पोल को हम लोग कैथोड कहते हैं। तो ये एनोड का जो है इरोजन ज्यादा होता है, इसीलिए हमको मशीनिंग प्रोसेस करनी है यहाँ पर, यानी कि वर्क पीस से मटेरियल को रिमूव करना है। तो हम प्लस चार्ज जो है वो वर्क पीस को जोड़ेंगे, ठीक है, टूल को निगेटिव देंगे। टूल इसका इस प्रकार से बना हुआ रहता है कि टूल के सेंटर पार्ट में होल रहता है। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के टूल में जो सेंट्रल पार्ट होता है वो एक होल बना हुआ रहता है, और उस होल से इलेक्ट्रोलाइट को फ्लो कराने जैसा उसमें सेटअप लगा हुआ रहता है। यानी कि इसमें जैसे कि ये एक पंप है, ये पंप क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट को वो लेता है, और वो अंडर प्रेशर जो है टूल के टूल के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रोलाइट को लगातार सप्लाई करते रहता है, ताकि जो है टूल और वर्क पीस में के बीच का जो ये गैप है वो हमेशा इलेक्ट्रोलाइट से क्या रहे, भरा रहे। नहीं तो फिर क्या होगा, ऐसे में जैसे हम टूल नजदीक लाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट अगर हट गया या सेम सेम ही इलेक्ट्रोलाइट लगातार प्रेजेंट रहा तो फिर ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट का फ्लो होना यहाँ जरूरी है, कि यहाँ इलेक्ट्रोलाइट लगातार फ्लो करता रहे। तो इसी के लिए यहाँ पर पंप एक लगा हो रहता है, जो लगातार यहीं से इलेक्ट्रोलाइट को वो सक करके और फिर वही टूल मटेरियल के थ्रू लगातार अंडर प्रेशर, क्योंकि जितना हाईली प्रेशर से यहाँ इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई होते रहेगा उतना ही इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से तेजी से फ्लो करेगा। तो फिर जो मटेरियल वर्क पीस का रिमूव भी हो रहा है उस वर्क पीस के भी मटेरियल को यहाँ से ये वॉश करेगा, है ना। तो ये है इलेक्ट्रोलाइट का मतलब। अब इसका और सेटअप हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला चीज है कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में जो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में जो टूल मटेरियल यूज होता है वो हमारा जनरली यूज होता है ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है। ये टूल मटेरियल के रूप में कौन कौन सा यूज होता है, ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर, एल्युमिनियम। गैप जो वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के रूप में यहाँ पर टूल ही हमारा इलेक्ट्रोड के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो या टूल बोले चाहे इलेक्ट्रोड बोले, दोनों एक ही बात हो गया। तो इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच का जो गैप है वो 0.03 से 0.5 mm के बीच में होता है। इसकी सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू, सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू हम पहले भी बता दिए थे कि ये एक तरह का सरफेस रफनेस होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो जनरली कोई भी जैसे वर्क पीसे है, वर्क पीस को हम लोग जब ऐसे खुली आंख से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमारा क्या है, पूरा स्मूथ है, प्लेन है। लेकिन जब इसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो यहाँ पर हमको कई हिल और क्रेस्ट जो है यहाँ पर क्या आएगा, नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं सरफेस क्या होता है, रफ होता है। तो रफ मतलब हो गया कि सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू, ये एक सबसे हाईएस्ट पॉइंट हो गया ये मतलब हिल हो गया, और सबसे लोएस्ट पॉइंट उसको वैली कहते हैं। तो इन दोनों का एक मीडियम रेंज जो एक सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू कहलाता है, जिसको हम RA से डिनोट करते हैं, वो होता है 0.2 से 0.8 माइक्रोज, ठीक है। ये जनरली वैल्यू होता है सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू का। इसको पहले हम लोग एक फैराडे लॉ होता है जो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में यूज करते हैं, खास करके ये
इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा वही फैराडे लॉ से ही लिया गया है, जो इलेक्ट्रोलाइट पे जैसे काम करता है, जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो करता है। तो जैसे कि यहाँ पर दो पोल है, एक पोल आयरन का बना हुआ है जो कि जिसको हम प्लस चार्ज से जोड़ दिए तो ये एनोड हो गया, है ना। दूसरा जो है ये कैथोड है, जो कोई दूसरा इलेक्ट्रोड के रूप में हम लोग यूज कर रहे हैं या कोई भी मटेरियल यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, ये कैथोड में आती है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ते हैं कि प्लस से माइनस चार्ज की ओर करंट का फ्लो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है रियल में वो माइनस पोल से लेके प्लस पोल की तरफ होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आती है और ये इसके थ्रू आती है। ये पोल जो है पूरी तरह से क्या है, इलेक्ट्रोलाइट में, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में ये डूबा हुआ है ना, और ये प्लस चार्ज से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही इसमें करंट आना स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होता है, ये हमारा आयोनाइज होना शुरू हो जाता है। और रिएक्शन जो होती है वो रिएक्शन ये होता है कि आयरन हमारा ब्रेक करता है किसमें, तो Fe++ और ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें जनरली इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग साल्ट सॉल्यूशन का यूज करते हैं। क्या चीज, साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, NaCl विथ वाटर, H2O का NaCl के साथ वाटर का सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ से क्या होगा कि जो H2O है वो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ये कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड में, 2OH माइनस में। ये OH- जो है वो इस आयरन के साथ यहाँ पर रिएक्शन कर लेता है, Fe+++2OH- यानी FeOH2, आयरन हाइड्रोक्साइड बना लेता है। यानी कि ये जो आयरन आयरन यहाँ का ये जो आयरन पोल है, ये आयरन पोल तो पहले यहाँ से आयरन टूट टूट गया तो ये Fe++ और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज किया। ठीक है, और ये फिर फाइनली ये आयरन जो Fe++ जो है ये हमारा 2OH- से रिएक्शन करके FeOH का होल 2 यानी कि आयरन हाइड्रोक्साइड बना लिया। और ये हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में ये क्या हो गया, यहाँ से मतलब ये आयरन ब्रेक होकर के और इस इलेक्ट्रोलाइट में जो है वो मिक्स होना शुरू हो गया। जबकि कैथोड के ऊपर मतलब जो यहाँ पर ब्रेकिंग है मतलब वाटर का, वो यानी H2O जो है यहाँ पर H2 और 2OH- में यहाँ ब्रेक करता है, तो यहाँ पर गैस बन जाता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों ही नॉन कोरोसिव गैस है, जो मतलब इस कैथोड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये सिंपली एक गैस हाइड्रोजन, क्योंकि ये OH तो फिर फाइनली चला गया आयरन के साथ, है ना, और वो आयरन के साथ हाइड्रोक्साइड बन के यहाँ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में वो मिक्स हो गया। ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस जो है उसको हम लोग एक पासेज देते हैं जिससे ये आसानी से ये यहाँ से निकल जाए। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार आयरन का डिजोल्यूशन होता चला जाएगा। यानी कि इसमें आयरन जो है वो लगातार पार्टिकल बाय पार्टिकल, एटम बाय एटम क्या होगा, ये टूट से टूट टूट के और ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा। तो यही प्रोसेस एक इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। तो यही इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज हम लोग ECM में यूज कर लेते हैं कि हम यहाँ पर जो यहाँ पर आयरन पोल है, इस आयरन पोल के जगह हम लोग वर्क पीस को हम लोग क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं। तो वर्क पीस को अगर हम लोग यहाँ सेट कर देंगे तो यहाँ पर जो वो लॉस होगा वो वर्क पीस का मटेरियल लॉस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से वर्क पीस का मटेरियल यहाँ रिमूव होगा तो उसकी क्या होगी, मशीनिंग होगी। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर जैसे देखिए कि मशीनिंग प्रोसेस जो होता है वो टूल के शेप पे भी निर्भर करता है। जैसे कि सपोज कि ये हमारा टूल का शेप है, ये एक टूल का शेप, ये टूल है और ये हमारा वर्क पीस है, वर्क है, एनोड है, ये कैथोड है। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम लोग इनिशियल पोजीशन में ये इस प्रकार से टूल का शेप हमारा कुछ इस प्रकार से है और ये अभी हम लोग इसमें करंट सप्लाई स्टार्ट नहीं किए हैं, और ये गैप जितना होना चाहिए मिनिमम उतना गैप हम लोग मेंटेन किए हुए हैं
और इसके बीच से जो है इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लगातार क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है ना। अब हम लोग करंट को स्टार्ट कर देते हैं, तो करंट को स्टार्ट कर देंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो देखिए कि जिस तरह का टूल का जो सबसे फ्रंट सरफेस होगा, वर्क पीस में भी वो उसी तरह का क्या बना देगा, कटिंग तैयार कर देगा। ठीक है, जिस तरह का टूल का सरफेस होगा आउटर, वो मटेरियल रिमूविंग जो करेगा वो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में वो बिल्कुल अपने ही शेप जैसा ये मटेरियल को रिमूव करेगा। अगर टूल अगर फ्लैट होता, पूरा फ्लैट सरफेस होता यहाँ पर, तो यहाँ वर्क पीस भी पूरी तरह से फ्लैट होकर के मशीनिंग होती, लेकिन टूल का शेप यहाँ पर इस तरह से, ये जिस तरह से इसका शेप है, तो मशीनिंग भी उसी तरह से ये मेटल को क्या करता है, ये रिमूव करता है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रिंसिपल का मतलब हम कहें तो एक रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस का यूज होता है ईसीएम में। ईसीएम में क्या यूज होता है, रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस का, है ना। तो इसीलिए इसमें यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट पर ध्यान देंगे कि जैसे कह रहा है कि ईसीएम प्रोसेस में जो मटेरियल रिमूवल, पहले बात इसमें जो मटेरियल रिमूव होता है वो एटम बाय एटम होता है। जैसे कि आयरन हमारा एक एक आयरन का एक एटम जो है वो इस प्रकार से टूट के और फिर ये हाइड्रोक्साइड बना के अपना इलेक्ट्रोलाइट में चला जाता है। तो इसी तरह फिर एक टूट गया, दूसरा टूट गया, तीसरा टूट गया, ये काफी तेजी से ये क्या होता है, टूटते जाता है ना। और खास करके यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट का जो रोल होता है ईसीएम में, वो इलेक्ट्रोलाइट सबसे पहला काम क्या करता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो टूल और वर्क पीस के बीच का जो गैप है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस दोनों के बीच में जो टूल और वर्क पीस के बीच में गैप है, उस गैप के थ्रू ये सर्किट को पूरा कर देता है। जैसे सॉल्ट वाटर जो होता है वो ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट भी एक तरह का सॉल्ट वाटर ही है। तो ये पहला काम इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ होता है कि ये सर्किट को पूरा कर देता है। ठीक है, उसके बाद है कि ये मतलब जो डिजायरेबल मशीनिंग रिएक्शन होता है उसको अलाउ करता है। और जैसे साल्ट जो होता है ये कोरोसिव भी होता है, तो इसीलिए जनरली हम जो इसमें टूल मटेरियल अगर चाहते हैं कि टूल मटेरियल का लॉस ना हो, तो टूल मटेरियल जनरली हम लोग कोई स्टेनलेस स्टील या कोई भी नॉन कोरोसिव मटेरियल जिसकी कोरोजन रेसिस्टेंस पावर काफी हाई है, वैसा मटेरियल का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट तो ये सर्किट पूरा कर देता है। दूसरा चीज है कि ये अलाउ करता है रिएक्शन होने के लिए, जो टूल और वर्क पीस के बीच में इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है उसको ये अलाउ करता है। तीसरा चीज कि ये इस बीच में जो भी हीट जनरेट करता है ना, वो हीट को लगातार, क्योंकि ये लगातार फ्लो करते रहता है, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर रुका नहीं रहता है, ये फ्लो करते रहता है, तो हीट को भी कैरी करता है। और उसके बाद जो भी यहाँ से वर्क पीस का मशीनिंग होगा और जो भी वर्क पीस का मेटल यहाँ से रिमूव होगा उसको भी इलेक्ट्रोलाइट अपने में मिक्स करके और वो बहा के लेके चला जाएगा। तो ये उसका फंक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट का। और हम इससे जो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट जो डिजायरेबल करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, उसका विस्कोसिटी जो है लोअर होना चाहिए ताकि वो इजी से फ्लो कर पाए। केमिकली ये स्टेबल होना चाहिए, है ना। नॉन कोरोसिव होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन कोरोसिव होना चाहिए ताकि ये टूल मटेरियल को कोरोड ना कर दे। ठीक है, तो इन सब चीजों को जनरली हमारा सॉल्ट वाटर जो होता है वो फुलफिल करता है, इसीलिए मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग सॉल्ट वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है कि ईसीएम में मेटल रिमूवल एटम बाय एटम होता है और ये एक रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। जैसा कि हम बताएं कि इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एक पोल का मेटल को दूसरे में डिपॉजिट करवाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि हमारा मटेरियल का लॉस होना ही डिजायरेबल है, यहाँ पर मटेरियल का लॉस होना ही डिजायरेबल है कि जो वर्क पीस है हम चाहते हैं कि वर्क पीस का मेटल रिमूव हो ताकि
जो डिजायर शेप, साइज और डायमेंशन या फिर जो भी चीज है वो हमारा फुलफिल हो सके। तो रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, और यह जो प्रोसेस होता है वो हाई करंट और लो वोल्टेज प्रोसेस होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसीलिए इसको ध्यान रखेंगे कि ईसीएम जो है ये एक हाई करंट लो वोल्टेज प्रोसेस है। जितना करंट की वैल्यू हायर होगी, इलेक्ट्रोलिसिस उतनी ही बेहतर होगा। उसके बाद मेटल रिमूवल जो है ये हमारा करंट सेटिंग के ऊपर और टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ जो है और भी जो ईसीएम में मेटल रिमूवल होता है वो और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि उसका एटॉमिक वेट क्या है, उसका मतलब एटॉमिक वेट हो गया, करंट तो है ही, वैलेंसी कितनी है, कितना टाइम तक ये रिएक्शन होता रहा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मेटल रिमूवल होता है। तो इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट को प्रिसाइजली कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट अगर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर इलेक्ट्रोलाइट का राइज करता है तो कटिंग रिएक्शन उतनी ही फास्ट हो जाएगा, वो 0.2 mm ओवर कट कर देगा। तो इसीलिए अब मशीनिंग कर रहे हैं। ये तो एक तो अनकन्वेंशनल तरीका है जिसको हम वर्क पीस को इलेक्ट्रोलाइट में डुबा के और वहां पर केमिकल रिएक्शन के थ्रू एटम बाय एटम जो है मेटल रिमूव हो रहा है। तो हमें ध्यान भी रखना होगा कि ज्यादा टाइम तक अगर रिएक्शन होता रहा तो हमारा डिजायरेबल साइज से छोटा पड़ जाएगा, है ना। अगर कम टाइम तक अगर रहा तो फिर पूरी तरह से मेटल रिमूव नहीं हो पाएगा। तो हमें उन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद है कि इलेक्ट्रोलाइट विच इज कंडक्टिंग इन नेचर इज सप्लाइड विद इन द मशीनिंग एरिया थ्रू द होल इन द टूल। टूल के अंदर होल बना हुआ रहता है, जैसा कि हम फिगर में दिखाएं कि यहाँ टूल के अंदर होल रहता है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट का लगातार इससे सप्लाई होते रहता है, और ये इलेक्ट्रोलाइट फ्लो कंडीशन में होती है, स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, नहीं तो फिर स्टेबल रहेगा तो टेम्परेचर यहाँ पर राइज कर जाएगा, और राइज कर जाएगा तो फिर यहाँ पर ओवर कट होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर वर्क पीस जो रिमूव हो रहा है वो यहीं पे रह जाएगा, तो ये पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा, जाम भी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ से लगातार इलेक्ट्रोलाइट का सप्लाई होते रहता है ना। इसके बाद है कि इंसुलेशन इज प्रोवाइडेड ऑन द साइड ऑफ द टूल। अब मान लीजिए कि जब इलेक्ट्रोलाइट जो है वर्क पीस को रिमूव कर सकता है तो यहाँ पर टूल मटेरियल को भी तो रिमूव कर सकता है। तो इसीलिए टूल मटेरियल का जो मतलब जहां से इलेक्ट्रोलाइट इस होल से पास कर रहा है उसके इसके साइड में जो है इंसुलेशन मटेरियल लगाया जाता है, ताकि इलेक्ट्रोलाइट जो टूल के अंदर से फ्लो होके आ रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट जो है टूल मटेरियल के साथ कांटेक्ट में न जाए। तो उसके लिए कोई एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया जाता है, ताकि वो इलेक्ट्रोलाइट वर्क पीस को अगर को इरोजन कर सकता है तो वो फिर टूल को भी इरोजन कर सकता है। तो इसीलिए प्रॉपरली जो है इंसुलेशन लगाया जाता है, ताकि रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस साइडवेज, ताकि जो है साइड से कोई रिएक्शन ना हो, है ना। तो इस प्रोसेस में कह रहा है कि प्रोड्यूसेज एक्सेलेंट सरफेस फिनिश, नो वियर ऑफ टूल। इसमें अगर हम अच्छा से इंसुलेशन कर दिए टूल का, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट और टूल मटेरियल के कांटेक्ट को अगर हम खत्म कर दिए तो टूल वियर जो है लगभग नेग्लिजिबल होता है ना। इसमें सिर्फ वर्क पीस का मशीनिंग होती है। तो इसमें करा इसका जनरली यूज जो है स्टीम टरबाइन ब्लेड, डाई सिंकिंग, या कोई भी ऐसा प्रिसाइजली इंस्ट्रूमेंट जिसको हम मशीनिंग करते हैं। तो क्योंकि सरफेस फिनिश इससे ज्यादा मिलता है, अच्छा मिलता है, क्योंकि इसमें मेटल रिमूव एटम बाय एटम होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही बार में ढेर सारा हो गया, तो वो नहीं, एटम बाय एटम मेटल का रिमूवल होती है, जिस कारण से सरफेस फिनिश इसमें बेहतर मिलता है। उसके बाद है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, तो इस हाइड्रोजन गैस को पास के लिए एक सेफ पासेज दिया जाता है, ताकि नहीं तो फिर ये एक एक्सप्लोसिव गैस होता है, वो एक्सप्लोड कर सकता है अंडर इट्स ऑन वेट, अपने वेट पर वो एक्सप्लोड भी कर सकता है। फिर भी कह रहा है कि जो ईसीएम इंस्टॉलेशन होता है वो काफी एक्सपेंसिव होता है, इसका ऑपरेशन कॉस्ट लेकिन क्या होती है, लो होती है। तो एक बार हम लोग अगर ईसीएम मशीन को बैठा लिए, मतलब सेटअप कर दिए अपने वर्कशॉप में, तो इनिशियल कॉस्ट तो काफी पड़ेगा,
लेकिन मशीनिंग जो है वो बेहतर होगा और जल्दी जल्दी होगा, प्रोडक्शन रेट हमारा बढ़ेगा। तो जैसा हम बताएं कि केमिकल मशीनिंग प्रोसेस जो होती है वो इसमें मेटल रिमूवल जो होता है वो फैराडे लॉ पर बेस्ड होता है। और फैराडे लॉ जो है वो एटॉमिक वेट पर वैलेंसी पर, है ना, करंट पर उसके बाद टाइम पर, इन सब फैक्टर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ भी जो मास मास ऑफ मेटल रिमूवल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज का होता है ना। चार्ज बराबर क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, करेंट इंटू टाइम। तो यहाँ पर मास ऑफ मटेरियल रिमूवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई टी का। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को तोड़ेंगे तो m बराबर होगा जेड आई टी। यहाँ पर z क्या है, तो z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट z बराबर होता है E बाई एफ। E क्या है, तो ये इक्विवेलेंट वेट है, या केमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, या इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। और ये E बराबर होता है एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। मतलब जिस मटेरियल है, जो भी वर्क पीस मटेरियल है, उस वर्क पीस मटेरियल का जो एटॉमिक वेट होगा और उसकी जो वैलेंसी होगी उसका रेशियो कहलाएगा इक्विवेलेंट वेट, या केमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। और ये केमिकल इक्विवेलेंट ई हो गया। अब बाई एफ, एफ क्या है, तो फैराडे कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 96,500 होता है, इसको याद ही कर लेना है। फैराडे का एफ का मान 96,500। आई क्या है, यहाँ पर करंट पास्ट है एम्पियर में, टी क्या है, टाइम इन सेकेंड है। ठीक है, तो इस तरह से मास ऑफ मेटल रिमूवल रेट ये आ जाएगा केजी पर सेकेंड में, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर सेकेंड। लेकिन मेटल रिमूवल रेट MRR, मेटल रिमूवल रेट जिसको सीएम क्यूब पर सेकेंड में अगर हम इसका यूनिट लाते हैं तो इसमें डेंसिटी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। एक तरह का ये वॉल्यूम फ्लो रेट हो गया ना, यानी वॉल्यूम रिमूवल रेट हो गया, है ना। तो वॉल्यूम बराबर होता है मास बाय डेंसिटी। तो मास हो गया, देखिए मास यहाँ पर क्या है, मास है जेड आई टी। अगर जेड को हम लोग चेंज करेंगे ई बाई एफ में तो ये हो जाएगा ई आई टी बाई एफ। तो ये हो गया मास। तो ये मास बराबर है, तो मास पर यूनिट टाइम जो है ये हो जाएगा ई आई बाई एफ। यानी कि अब हमारा इसका यूनिट केजी पर सेकेंड होगा, यानी कि पर सेकेंड में जो मास रिमूव हो रहा है वो, इसको हम वॉल्यूम रिमूवल रेट में निकालते हैं। तो वॉल्यूम बराबर होता है मास बाय डेंसिटी। तो इसमें क्या हो जाएगा, डेंसिटी से यहाँ पर गुना हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर मेटल रिमूवल रेट जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई आई बाय रो एफ, है ना। और ई क्या है, इक्विवेलेंट मतलब वेट है, या केमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है ए बाय वैलेंसी। वैलेंसी को हम लोग यहाँ पर एटॉमिक वेट बाय, यहाँ पर हम लोग वैलेंसी को कोई भी एक सिंबल से दे डिनोट कर देते हैं, यानी कि एटॉमिक वेट बाय इसको वैलेंसी में। ठीक है, वैलेंसी को मान लीजिए कि हम लोग कोई भी एक सिंबल से डिनोट कर देते हैं। मान लेते हैं कि इसको छोटा सा VA से डिनोट कर देते हैं, ये V हो गया एटॉमिक वेट बाय V, या फिर हाँ ये हो गया। तो यहाँ से मेटल रिमूवल रेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई बराबर होता है एटॉमिक वेट ए आई बाय रो भी एफ। ठीक है, ए क्या है, एटॉमिक वेट है, आई क्या है, करंट है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वर्क पीस। ये किसका डेंसिटी है, टूल का नहीं, डेंसिटी ऑफ वर्क पीस का डेंसिटी है। भी क्या है यहाँ पर, भी वैलेंसी है, ये वैलेंसी है। और एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट है। तो यहाँ पर मेटल रिमूवल रेट का सीधा सीधा फॉर्मूला आप याद रखिए, MRR बराबर ए आई बाय रो भी एफ। समझ गए, ए एटॉमिक वेट, आई करंट, रो डेंसिटी ऑफ वर्क पीस।
ए एटॉमिक वेट ऑफ वर्क पीस, और भी में वैलेंसी ऑफ वर्क पीस, और एफ जो है फैराडे कांस्टेंट हो गया। तो ये फॉर्मूला को ध्यान रखना है। तो ये मेटल रिमूवल रेट, इसका यूनिट हमको सीएम क्यू पर सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, तो सीएम क्यू पर सेकेंड में तो डेंसिटी ग्राम पर सीएम क्यू में लेना होगा। तो जो भी यूनिट हो, लेकिन ये वॉल्यूम पर यू सेकेंड हो गया, वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूवल पर सेकेंड हो गया। वहीं पर इलेक्ट्रोड फीड रेट भी कभी कभी पूछता है। तो इलेक्ट्रोड फीड रेट बराबर होता है जैसे S गुने S1। यहाँ पर S जो है वो स्पेसिफिक मेटल रिमूवल रेट होता है, जिसका वैल्यू E बाय रो एफ होता है। E इक्विवेलेंट वेट है, यानी कि ये E बराबर होता है A बाय V ये, और रो एफ है ना। तो ये हो गया किसका, स्पेसिफिक मेटल रिमूवल रेट। और S1 यहाँ पर करंट डेंसिटी है, यानी कि I बाय ए है यहाँ पर एरिया, यहाँ पर ए क्या है, एरिया है। ध्यान रखेंगे करंट डेंसिटी जो होता है वो करंट पर यूनिट एरिया जो होती है उसको हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। तो सिंबॉलिक फॉर्म में अपना थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये S1 हो गया, S1 निकाल लेंगे I बाई ए से, और S यहाँ पर स्पेसिफिक मेटल रिमूवल रेट है, ये E बाय रो एफ से निकल जाएगा S, और इन दोनों को गुना कर देंगे तो यही हमारा इलेक्ट्रोड फीड रेट दे देता है। ठीक है, ये चीज है। करंट बराबर तो हम लोग जानते ही हैं कि अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो डेल भी चेंज इन वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस वो करंट है। आर का मान हम लोग अगर कोई जैसे जो भी रेजिस्टेंस है तो ये रो एल बाय ए होता है, रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाय ए। रो क्या है यहाँ पर, रो एस है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, एल क्या है, लेंथ है, लेंथ ऑफ कोई वायर है, ए जो है यहाँ पर रो एल बाई ए जो है एरिया ऑफ वायर है, एल हो गया लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, और ए हो गया एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर है। ठीक है, और ये रो एस जो है रेसिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ वायर है। तो इस तरह से हम लोग वायर का क्या निकल जाएगा, रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लस और माइनस का है वो जितना वोल्टेज दिया रहेगा वो वोल्टेज हो जाएगा, वोल्टेज पर यूनिट रेजिस्टेंस ही करंट निकल जाएगा, है ना। और इसी करंट वैल्यू से फिर हम लोग यहाँ से करंट डेंसिटी निकाल लेंगे, और करंट डेंसिटी निकल जाएगा तो फिर स्पेसिफिक मेटल रिमूवल रेट E बाय रो एफ निकाल लेंगे, और इलेक्ट्रोड फीड रेट जो होता है वो S इंटू S1 के बराबर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। एक चीज हम यहाँ पर एल जो है, अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के बीच का रेजिस्टेंस अगर हम निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर टूल है, जैसे ये टूल मटेरियल है और ये वर्क पीस है, इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट का फ्लो है, तो इसके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा माइनस प्लस का। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस में ये एल, एल इसका लेंथ है, ये एल यहाँ पर एल क्या है, गैप बिटवीन टूल एंड वर्क पीस, ये एल लेंथ है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोलाइट का निकालेंगे तो ये एल जो है वो ये गैप लेंथ हो जाएगा, और एरिया तो जितना टूल का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो एरिया हो जाएगा, और रेसिस्टिविटी भी जो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का है जो रेसिस्टिविटी वो हो जाएगा। तो रो एल बाई ए जो है टोटल यहाँ का क्या निकल जाएगा, रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग डिफरेंट वैल्यू के थ्रू यहाँ पर मेटल रिमूवल रेट, तो जनरली आप लोग को ऑब्जेक्टिव में जो पूछेगा वो मेटल रिमूवल रेट ही पूछता है। तो अपना यहाँ पर ये या तो ई आई बाय रो एफ याद रखेंगे या ए आई बाय रो भी एफ याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का जो मैकेनिक्स है, मेटल रिमूवल का फॉर्मूला है, वो सब हमने बता दिया।